नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल शशि क्लासेस में। और आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है जो इस बार 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में भाग लेने वाले हैं। ठीक है, जो खासकर क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हिंदी के बारे में, देखिए आपको बताना भूल गए कि ये जो वीडियो है वो हिंदी का क्लास 10th हिंदी का सबसे पहला वीडियो है, यानी सेशन का सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी का पूरा निचोड़ दे रखा है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो पूरी 99% गारंटी है कि आप समझ जाएंगे पूरी जो कहानी क्या है हिंदी की, वो आप समझ जाएंगे। यानी स्टार्टिंग लेवल, अगर आपका कहते हैं ना कि जब नींव अच्छी पड़ी हो तो घर बहुत अच्छा बन जाता है। ठीक है, घर मजबूत रहता है। तो मान के चलिए आपके क्लास 10th का ये जो एक नींव है मैंने इस वीडियो में दे रखी है। अगर आपने इस चीज़ को तैयार कर लिया तो रटना तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और जिस स्टूडेंट को रटने वाली जो शंका खत्म हो जाती है तो वो बड़े बड़े एग्जाम को भी पास कर ले जाता है। मतलब स्टूडेंट रटना नहीं चाहता है, अदरवाइज सब कुछ करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि हम खुद एक स्टूडेंट हैं, हम खुद नहीं रटना चाहते हैं, हम कंसेप्ट से पढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से स्टार्ट मैंने कहाँ से किया है कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, और उसमें भी हिंदी गद्य साहित्य के सभी काल एवं उनकी विशेषताएं। इस वीडियो में हम जितने भी काल हैं उनके नाम जानेंगे, उनके समय निर्धारण को जानेंगे, और उस काल के जितने भी कवि और लेखक थे उन्होंने किस विषय के ऊपर अपनी कविताएं या फिर लेखन कार्य किए और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कविताएं लिखने का, ये सारा कुछ हम इसमें जानेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो युग है भारतेंदु युग। इस युग के जो जनक माने जाते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। ठीक है, और इस युग की जो समय सीमा है वो 1850 से 1900 तक की रखी गई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। भारतेंदु युग के जनक कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अब बात करते हैं इस युग की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इस युग के जितने भी लेखक कवि थे उन लोगों का रचना करने का जो महत्व था, जो कह सकते हैं रचना करने का एकमात्र उद्देश्य था, वो लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना पनपाना और दूसरा अंधविश्वास खत्म करना। यानी कि समाज में राष्ट्रवाद को भी लाना और अंधविश्वास को मतलब खत्म कर देना। तो वही बोला है कि इस युग के कवियों द्वारा देश प्रेम की रचनाओं से लोगों के बीच राष्ट्रवाद या राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत की गई। और दूसरा, इस युग के लेखक एवं कवियों द्वारा लोगों में व्याप्त अंधविश्वास की भावना खत्म की गई। आप तो जानते ही हैं हमारे प्राचीन काल में बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जो बहुत ज़्यादा अंधविश्वास वाली थी। ठीक है, एक एक की प्रथाएं ऐसी थी जिससे अभी पढ़ कर के दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, जैसे लोग बोलते थे कि अपने देश से दूसरे देश में जाओगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी ऐसी प्रथाएं हैं, आप इतिहास पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। ठीक है, अब दूसरा काल आता है शुक्ल युग। शुक्ल युग हिंदी गद्य के साहित्य में एक बहुत विशेष जो है सहयोग दिया है अपना। क्यों? क्योंकि इस युग के जो जनक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने ऐसी ऐसी रचनाओं का जो है लेखन किया कि इनके लेखन से इस युग को बहुत ही मदद मिली और ये युग बहुत आगे गया। और जब ये युग आगे गया तो पूरा हिंदी गद्य साहित्य को अपने साथ आगे लेके चला गया। इसी वजह से गद्य के विकास में युग का विशेष, इस युग का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। ठीक है, अब क्यों रहा है? क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के अच्छी रचनाओं के कारण, जो एक प्रभावशाली रचनाएं उन्होंने रचित की थी, उन सभी रचनाओं के कारण ही इस युग का जो है महत्व बढ़ा। और जब इस युग का महत्व बढ़ा तो इस पूरे हिंदी गद्य साहित्य का महत्व बढ़ गया। कहते हैं ना कि अपने परिवार में अगर कोई आगे बढ़ जाता है तो पूरे कुल का नाम रोशन हो जाता है। वही चीज़ है कि अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ गया। अब बात करते हैं शुक्लोत्तर युग की। भाई इस युग का साहित्य, देखिए इस युग का जो समय निर्धारण है वो 1938 से 1947 तक माना जाता है। ठीक है, इस युग की क्या विशेषताएं थी कि इसमें मार्क्सवादी विचारधाराएं थी, उसके साथ साथ इस युग का गद्य जो था वो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक था, सामाजिक विचारशीलता से ओतप्रोत यानी विलीन था। यानी इस युग के जो लेखक कवि हुआ करते थे वो लोग ऐसी रचनाएं करते थे ना कि वो जो इंसान, मतलब एक आम इंसान को भी, एक आम आदमी को जो उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसे भी इनकी रचनाएं समझ में आने लगे, इनकी जो कविताएं होती हैं वो बढ़िया से समझ में आए। ठीक है, वही बोल रहा है कि सहज, मतलब जो बहुत ज़्यादा सरल हों, व्यवहारिक है ना, साथ में सामाजिक विचारशीलता से ओतप्रोत, यानी समाज की जो विचारशीलता थी उससे ओतप्रोत, यानी समाज के विचारों के प्रति जो है लेखन कार्य किया गया इस युग के कवि और लेखकों द्वारा। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए द्विवेदी युग के बारे में समझ लेते हैं। भाई इस युग में भी देश प्रेम की भावना बहुत ज़्यादा व्याप्त थी।
इस युग के भी जो कवि लेखक थे ना, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम किया था बिल्कुल भारतेंदु युग के कवि लेखकों के द्वारा। जैसे इन लोगों ने राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए बहुत सारी रचनाएं की थी, सेम उसी तरीके से द्विवेदी युग में भी यही हुआ था। क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय ये जो 1850 से 1900 तक का समय था और ये जो 1900 से 1920 तक का समय था, इसमें हम मान सकते हैं कि एक तरीके का देश पे तमाम राजाओं का शासन हुआ, ब्रिटिशर्स का शासन हुआ। तो उससे जो है ना, देश को स्वतंत्र होने के लिए लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जागृत होना बहुत ज़रूरी थी। तो इस भावना को जागृत कैसे किया जाए, तो इसी वजह से जो इस युग के लेखक और कवि थे, इसके और इसके, है ना, इसके भी थे कुछ कुछ, लेकिन इन दोनों के कुछ ज़्यादा थे। तो इन जो लेखक कवि थे, उन लोगों ने ऐसे ऐसे रचनाएं की कि जिसे पढ़ कर के जो क्रांतिकारी थे वो बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी हो गए और अपने राष्ट्र के प्रति उनका और प्रगाढ़ स्नेह बढ़ गया। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इस युग में भी देश प्रेम की भावना व्याप्त हुई। द्विवेदी युगीन कवियों ने देशभक्ति एवं राष्ट्र भावना संबंधी रचनाएं की। देखिए इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, जो इसमें हुआ लगभग वही इसमें भी हुआ, बस इसमें अंधविश्वास खत्म किया गया, इसमें उतना उस पर जोर नहीं दिया गया था। इसमें बस राष्ट्र के प्रति भावना जो है एकाग्रत किया गया था। इस युग की कविताएं अत्यधिक क्रांतिकारी हुआ करती थी। अब आपको एक बात बताते हैं, अब आप सोचेंगे 1947 में ही देश आज़ाद हो गया, तो फिर राष्ट्रवाद को लाने की उतनी ज़रूरत क्या थी कि मतलब कविताएं और रचनाएं होने लगी। देखिएगा, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो देश में बहुत सारे धर्म, मतलब ये हमारे चारों धर्म ही थे जो भी हैं। तो देखिए, जब लोगों के बीच राष्ट्रवाद या अपनेपन की भावना नहीं रहेगी तो लोग अपने आप टूटने लगेंगे या फिर देश अपने आप मिट जाता है। कुछ इसी तरीके का श्रीलंका में भी हुआ था। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझ में आएगी आपको, क्लास 10 की हिस्ट्री में है। तो भले देश आज़ाद हो गया, लेकिन अब देश को आज़ाद होने के बाद लोगों का ये जो मुख्य उद्देश्य था, कवियों का, लेखकों का और भी जो महान लोग थे, उन लोगों का ये उद्देश्य था कि आप किसी तरीके से देश को एक करके रखा जाए। इसी वजह से ना कहा गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ठीक है, क्योंकि देखिए जानते हैं वो लोग, जब इंसान एक होके रहता है तो बड़ी बड़ी शक्तियाँ भी उसके सामने कमज़ोर पड़ जाती हैं। ने बोला है कि एकता में अनेकता है। अगर आप संगठन में रहते हैं तो आप बहुत बड़े शक्तिशाली हैं। इसी वजह से देश को अगर तोड़ना है तो फिर आप तमाम प्रकार के धर्मों के ऊपर जोर दीजिए, ये करिए वो करिए। तो इसी वजह से राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना ज़रूरी है कि जिससे राष्ट्र के जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी समाज हैं, जितने भी वर्ग हैं, वो सब अपने आप को, ऐसा नहीं कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, ये हो वो हो, ऐसा कुछ नहीं, वो बस अपने आप को एक राष्ट्रवादी समझे। भाई तुम मेरा भाई हो और हम सब इस देश के जो हैं एक अच्छे जो है कि देशभक्त हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इस युग में भी बताई गई थी। इस युग की कविताएं बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी कविताएं थी। मतलब कुल मिला जुला के इस युग का और इस युग का मेन मकसद था लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाना और अपने राष्ट्र को मजबूत करना। ठीक है, मतलब वो आंतरिक जो है कि कह सकते हैं गृह युद्ध की भावना ना पनपे, इसी वजह से राष्ट्रवाद की भावना पन पाई गई। साथ में स्वतंत्रोत्तर युग को देख लें, 1947 से अब तक का जो समय है वो स्वतंत्रोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो लगी कैसी है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट, लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है आगे की वीडियो रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, तो साथ में अगर आपको किसी और नए टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको ज़रूर उसको प्रोवाइड कराएंगे अगर वीडियो यूज़फुल होगी हर एक स्टूडेंट के लिए। तो पर अगर आपका ज़्यादा ही डाउट है तो फिर आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो हम ज़रूर उसका कुछ निस्तारण कर देंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में।